सो हे गाइस, हर्ष खत्री है और थैंक यू फॉर ह्यूज सपोर्ट फॉर माई लास्ट वीडियो। आपने उस लास्ट वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया कि क्या कहना। बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें मेरे चैनल पे और जल्दी ही हम 100 सब्सक्राइबर को हिट कर लेंगे। गाइस, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जल्दी से जल्दी 100 पे पहुंच सकूं, क्योंकि मेरे वीडियो के लास्ट में व्यूज़ काफ़ी अच्छे आए थे बट सब्सक्राइबर सिर्फ मेरे 32 या 33 के आसपास पहुंचे थे। सो गाइस, ये एक ह्यूज रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको आगे तक और ऐसे कंटेंट दे सकूं। और मैं आज एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो मैंने अपने काफ़ी टाइम पहले देखी थी। ऐसा मान लीजिए कि जब मैं काफ़ी छोटा था तब मैंने ये मूवी देखी थी। तो बेसिकली मैं अपनी कुछ यादें ताज़ा करूँगा और आप लोगों को भी दिखा दूँगा कि ये मूवीज़ पुराने टाइम में कैसे बना करती थी जब ज़्यादा वीएफएक्स नहीं हुआ करते थे। तो चलते हैं अब हम अपने सीधा प्लॉट की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मॉम घर में कुछ खाना बना रही होती हैं, तभी उनकी बेटी घर में आ जाती है। उसके बाद माँ घर के बाहर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि बेटी घर में आकर म्यूज़िक सुनती है। उसके बाद वह अपनी कैट से कुछ बातचीत करती है। फिर कहानी की सीन उनके नाने की तरफ में जाता है जहाँ पर वह एक शावर लेती हैं। फिर वह देखती है कि उनके घर में कोई आ गया है। फिर वो अपने भाई को इसके बारे में पूछती है, ये सोच कर कि हो सकता है कि इनका छोटा भाई इनसे प्रैंक कर रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि कहानी का सीन बदलकर उनके गैस की तरफ बढ़ता है जहाँ घर का जो खाना है वो सारा बाहर निकल रहा होता है। फिर कोई अनजान आदमी उस गैस को बंद कर देता है। उसके बाद वह घर में आती है और अपने कपड़े बदल कर फिर से अपनी कैट से बातचीत करती है, उसे साइड में हटने के लिए बोलती है और वो तभी देखती है कि उसकी कैट ऑलरेडी मर चुकी है। फिर पैटी पैनिक में इधर उधर भागती है। उसके बाद घर के बाहर चेक करती है। उसके बाद वो खिड़की के बाहर भी देखती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है। फिर वह बाथरूम में जाती है जहाँ पर वो फिनाइल की बोतल को तोड़कर उसका अपने लिए एक प्रोटेक्टिंग केज बनाती है। फिर वो स्ट्रेंजर घर के अंदर घुस जाता है और उन पर हमला कर देता है। उसके बाद फिर वह अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, तभी वो स्ट्रेंजर उनके गले पर हमला करके उनको मार देता है। और यहाँ पर ये डायरेक्टर से कट बोलता है। फिर हमें पता चलता है कि यह एक मूवी की शूटिंग चल रही है जहाँ किलर एक औरत पर हमला कर देता है। फिर डायरेक्टर इस एक्टर को काफ़ी खड़ी खोटी सुनाती है उसकी बकवास एक्टिंग के लिए और उसको उल्लू का पट्टा बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सभी इस कलाकार को काफ़ी उल्टा सीधा बोलते हैं। फिर सीन हमारी डायरेक्टर की तरफ जाता है जहां वो कमरे में बैठकर कुछ काम कर रही होती हैं। तभी हमारे किलर एक्टर कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और अपनी एक्टिंग के बारे में बोलते हैं, जहां वो ये कहते हैं कि तुमने मेरे दोस्तों के सामने मुझे बेइज्जत किया है। और डायरेक्टर बोलती है कि तुम्हारा कोई दोस्त है ही नहीं। फिर डायरेक्टर इनको पिक्चर से निकलवाने के लिए बात करती है। उसके बाद ये कलाकार अपने कपड़े किलर वाले पहन लेता है जो इसने शूटिंग के दौरान पहने थे। फिर ये अपनी उंगली को उसी हथियार से काट देता है जो ये मूवी में इस्तेमाल कर रहे थे। फिर वह किलर डायरेक्टर पर हमला कर देता है और उसकी ज़ुबान को काट कर टेबल पर रख देता है। तभी हम देखते हैं कि जो फिल्म की हीरोइन है वो एंटर करती है जिसका असली नाम वेनेसा होता है। वेनेसा जैसे ही अंदर आती है तभी ये किलर उसको आकर पीछे से पकड़ लेता है और उसको उसके कपड़े उतारने को बोलता है। फिर वेनेसा अपना माइंड गेम लगाकर उसकी काफ़ी तारीफ करती है और उसको अपने फेस से मार्क्स हटाने के लिए बोलती है। और तभी वेनेसा उसके मेन पार्ट पर हमला कर देती है जिससे कि वह पीछे गिर जाता है। उसके बाद वो उस किलर का हथियार उठाकर उस किलर पर हमला कर देती है और उस हथियार को उस किलर की गर्दन में घुसा देती है जिससे कि वह वहीं मर जाता है। उसके बाद सीन 12 साल बाद को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर इस कहानी के बारे में अपने कुछ स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं। फिर स्टूडेंट कहते हैं कि हम शायद इस पिक्चर को पूरा कर सकते हैं ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए। फिर एक लड़की बोलती है कि इस पिक्चर के हमें राइट सस्ते में मिल जाते हैं तो वो इस पिक्चर से अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। फिर डायरेक्टर के बारे में कुछ बातचीत होती है। उसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं कि ये पिक्चर एकदम डेंजरस है और वो अगले हफ्ते मिलने को बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दो स्टूडेंट प्रोफेसर से इस पिक्चर को पूरा करने के लिए जिद करती हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उन तीनों में बहस होती है जहां प्रोफेसर ये बात रिवील करते हैं कि एक नौजवान डायरेक्टर ने इस मूवी को पूरा करने की कोशिश की थी। जहां वो हॉल में बैठकर इस पिक्चर का अधूरा प्रिंट देख रहा था तभी किसी ने उसकी गर्दन काट के उसका कत्ल कर दिया। उस वक्त सिर्फ मूवी दिखाने वाला और यही हॉल में मौजूद थे। बाद में पुलिस से पता करने पे पता चला कि जो मूवी में हमें प्रोजेक्टर आर्टिस्ट था जो इन्हें मूवी दिखा रहा था वो मासूम है।
उसके बाद में दोनों स्टूडेंट्स इस पिक्चर के प्रोड्यूसर के बारे में पूछते हैं, जहां वो ये रिवील करते हैं कि प्रोड्यूसर ने इस पिक्चर को पूरा करने की कोशिश की थी ताकि वह अपने लगाए हुए पैसे को बचा सके, लेकिन उसका एडिटर रूम में एक हादसे के दौरान उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद प्रोफेसर इस पिक्चर को वाहियात बोलकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद ये दोनों इस पिक्चर को पूरा करने के लिए यहाँ से भागते हुए चली जाती हैं। उसके बाद वे दोनों मिलकर इस पिक्चर के सभी कास्ट और डायरेक्टर के बारे में पता करते हैं और उनके सारे हादसों के बारे में भी पता चल जाता है। उसके बाद सब कैफेटेरिया में मिलकर वहाँ पे इस पिक्चर को पूरा करने के लिए एक टीम बनाते हैं। उसके बाद में ये बोलते हैं कि जो इस प्रोड्यूसर की वाइफ थी जिसने इस मूवी को बनाया था, वह इस मूवी को बहुत सस्ते में हमें इसके राइट्स बेच सकती है, साथ ही साथ वो इस मूवी पर अपना पैसा तक लगा सकती है। फिर वो वेनेसा को वापस इस पिक्चर में काम करने के लिए सोचते हैं, जो कि अब बी ग्रेट मूवीज में काम कर रही थी और हाल ही में उसने एक सीरियल में काम करना शुरू ही किया था। फिर ये सारे लोग पिक्चर के बारे में बोलते हैं, इस पिक्चर को बहुत ज़्यादा खून खराबा वगैरह करेंगे और एक बहुत भयंकर हॉरर स्लैशर मूवी बनाएंगे। और अब हम इस मूवी की नई प्रोड्यूसर हैक्स्टर से मिलते हैं और डायरेक्टर रफ़ी से, कैमरामैन होते हैं डैमियन, साउंड इफेक्ट आर्टिस्ट होते हैं हमारे रिक, और वार्डरोब होती है हमारी कैसी, और बूम होता है हमारा ऑपरेटर पॉली, और इलेक्ट्रिशियन होते हैं जिम, और मेकअप होती है जूली। उसके बाद सीन बदलकर हॉलीवुड में वेनेसा पर आता है, जहां वह इस पिक्चर में काम करने से मना कर देती है और इनका मैनेजर इसमें इनको काम करने के लिए काफ़ी सारे ऑफर देकर मना लेता है। फिर सीन बदलकर एयरपोर्ट में हमें वेनेसा को दर्शाता है, जहां पर ये सारे मिलकर बातचीत करते हैं। उसके बाद सीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जाता है, जहां उसके बाद ये सारे प्रेस वाले वेनेसा से अजीब से सवाल पूछने लगते हैं और वेनेसा बोलती है कि उसको अब डर नहीं लगता है और ये बहुत साल पहले की बात थी जहाँ ये सारे हादसे हुए थे। उसके बाद वेनेसा ये बोलती है कि वो अब थक गई है और वो अब सोने के लिए जाना चाहती है। उसके बाद हमारी नई प्रोड्यूसर हैक्स्टर बोलती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है। उसके बाद वेनेसा इनसे ये पूछती है कि वो अपने होटल में सोने के लिए जाना चाहती है। फिर ये लोग बताते हैं कि इनका कमरा 2 बजे के बाद ही तैयार होएगा। उसके बाद से इन तीनों पे आता है, जहां ये तीनों आपस में मिलकर हॉट ब्लड मूवी को ख़त्म करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पुराने प्रोड्यूसर की वाइफ ने इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और वह इस मूवी को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं और वह अपना इस पिक्चर को पूरा करके पैसा वसूलना चाहती हैं और वह अपना सारा पैसा इसमें फिर से एक बार लगाने को तैयार हो जाती है। उसके बाद प्रोड्यूसर की पुरानी वाइफ जो होती हैं वो एक लेटर लेके आती है, जिसपे हर जाने का न्यू प्रोड्यूसर पर साइन करना होता है कि अगर इस मूवी में कोई भी नुकसान होगा तो वो न्यू प्रोड्यूसर को भरना होगा। फिर वो इंक्वायरी का चेक दे देती है। इसके बाद वह बोलती हैं कि इस पिक्चर को पूरा करना इनकी आखिरी ख्वाहिश रह गई है। फिर सीन बदलकर उसी हॉल में आता है जहां पर पुराने डायरेक्टर की मौत हुई थी। यहाँ ये सब बैठकर इस मूवी की पुरानी रिकॉर्डिंग डिस्क को प्ले करते हैं, जहां वेनेसा बॉबी को उसके रोल के लिए अजीब सा बोलकर चली जाती है। फिर सारे दोस्त आपस में हंसने लगते हैं। फिर ये दोनों मिलकर इस फिल्म को प्रोजेक्टर रूम में ले आती हैं, जहां पर वह इस पिक्चर के बारे में कुछ और पता करने की कोशिश करती है तो सामने वाला बंदा इन्हें अजीब से बातें बताने लगता है। फिर वह इस पिक्चर को आधा देखा हुआ था ऑलरेडी, लेकिन जो डायरेक्टर था वह आधा पागल था जिसने इस पिक्चर को देखने की कोशिश की थी। फिर वह अपनी एक स्क्रिप्ट को बोलने लगता है, तभी ये लोग बोलते हैं कि वह इस पिक्चर को चला दें और वह इस प्रोजेक्टर आर्टिस्ट को पागल बोलकर वहाँ से चले जाती हैं, जो कि जायज़ था। ये अजीब सी बातें करने लगा था और फिर कुछ बड़बड़ाने भी लगा। सिर्फ रैन इन सबका मूवी पर फोकस करवाता है, जहां हम थोड़ा सा हॉट ब्लड के टाइटल पर फोकस करते हैं। यहाँ पर मूवी के सीन को दोबारा दिखाया जाता है, जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में देख लिया था, जहाँ वेनेसा मूवी को देख कर उसको कुछ अजीब सा एहसास सा होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि थिएटर में कोई स्टेयर्स की मदद से आने की कोशिश कर रहा है। फिर वहाँ पर वेनेसा उठकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि नए डायरेक्टर के पैर के नीचे ब्लड आ गया है, लेकिन वो इसे कुछ और समझकर इग्नोर कर देती है। उसके बाद वो प्रोड्यूसर की तरफ देखती है, जहां हम देखते हैं कि वह जो ब्लड देखकर इग्नोर कर रही थी वह किसी और का नहीं बल्कि इसी फिल्म की नई प्रोड्यूसर का था, जो कि अब मर चुकी थी, जहां पर सब के सब मारे गए थे। जहां पर हमें पता चलता है कि इन सब ने मिलकर यहाँ पर प्रैंक किया है ताकि वह नई प्रोड्यूसर को डरा सके, और ये सारे लोग हंसने लगते हैं और डायरेक्टर ये सब देख के वहाँ गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमारी न्यू प्रोड्यूसर फिर से प्रोजेक्टर रूम में आती है, जहाँ पर वह इस प्रोजेक्ट आर्टिस्ट के बारे में पूछती, लेकिन वहाँ पर कोई होता नहीं है तो वहाँ एक वो नोट लिखकर चली जाती है। फिर से सीन मॉर्निंग की तरफ में आता है, जहाँ ये सब पैकिंग कर रहे होते हैं ताकि उस फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर जा सकें। फिर ये सारे मिलकर नए डायरेक्टर के बारे में पूछते हैं
क्योंकि इन लोगों ने जो लास्ट हरकत की थी तो इन्हें लग रहा था कि डायरेक्टर नहीं आएगी, लेकिन तभी डायरेक्टर हमारी पीछे से आ जाती है। फिर ये सारे बस में चले जाते हैं। उसके बाद ये सारे लोग मिलकर उस लोकेशन पर जा रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने इस मूवी को देखा था जहाँ पर किसी कत्ल नहीं हुआ, तो ये लोग सोचते हैं कि इस मूवी का शायद जो पुराना कर्ज है वो खत्म हो चुका होगा। फिर ये दोनों आपस में मिलकर बातचीत करते हैं। उसके बाद सीन होटल की तरफ आता है जहाँ ये दोनों मिलकर कैसी के लिए उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। फिर सारे लोग क्रॉस अफेयर के बारे में बातचीत करते हैं, जिससे हमें पता चलता है ये सब अलग अलग लोगों को पसंद करते हैं। फिर से वेनेसा आती है जहाँ वह होटल में आकर इस कमरे की काफी बुराई करने लगती है कि उसको यहाँ पर सोने में कमर में दर्द होने लगेगा वगैरह वगैरह। उसके बाद वह सारे लोग आपस में बातचीत करते हैं। फिर सीन बदलकर वैन पर आता है जो कि हमारे शूटिंग लोकेशन की तरफ जा रही होती है, और फिर ये सारे अंदर में से उस भूत बंगले को देखते हैं, जो कि एक टाइम के लिए शायद ये लोग डरने भी लगे थे। फिर सारे उस घर को लेके कमेंट करने लगती हैं। तो जो उस घर का कीपर था वो इन्हें काफी रूल्स बताता है, जैसे कि इन्हें गंदगी पसंद नहीं है। जहाँ पर डायरेक्टर पिक्चर के ओरिजिनल प्रिंट को छुपाने के लिए वो इस आदमी से कोई प्लेस पूछती है, जहाँ वह आदमी बोलता है कि वो इस प्रिंट को मेरे कमरे में छुपा सकती हैं। फिर प्रोड्यूसर इसके साथ कुछ बातचीत करने के लिए चली जाती है। फिर सीन घर के बाहर में हमें दिखाया जाता है। यहाँ हम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को साथ में देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों इस कथन को लेकर बातचीत करते हैं फोन के ना चलने पर, क्योंकि यहाँ पर कोई कनेक्शन अवेलेबल नहीं था और उस पागल आदमी ने फोन की लाइन भी काट दी थी ताकि ये लोग उसका फोन इस्तेमाल ना कर सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई जंगल से इनकी तरफ आ रहा होता है, जहाँ रैफी न्यू पिक्चर की कहानी के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस करती है। बाद में सीन फिर से किचन की तरफ जाता है, जहाँ हमारी तभी बॉबी पीछे से आकर इनको नाइफ से पकड़ लेता है, जिससे वेनेसा डर जाती है और वेनेसा उसके ऐसी जगह पर लात मारती है जहाँ पर वो बैठा ही रह जाता है। फिर सीन मुड़कर बाद हम देखते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट बॉबी का मेकअप करती है, जहाँ पर वह अजीब सी हरकत करने लगता है जैसे उसको कुछ होने लगा हो इस मास्क को पहनने के बाद। फिर वो वहाँ पे खड़ा होकर इन लोगों को बोल के चला जाता है कि तुम सब मरोगे। फिर सीन घर के बाहर शूटिंग पर फोकस करता है, जहाँ ये लोग कुछ शूट कर रहे होते हैं और हमें सीन इसे सुसु करते हुए दिखाई देता है, जहाँ पर ये अचानक से बॉबी आ जाता है और उससे ये डर जाता है और उसको काफ़ी उल्टा सीधा बोलने लगता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिल्म की शूटिंग पर आता है, जहाँ पर वेनेसा से कार नहीं चल रही होती है और ये लोग बोलते हैं कि वेनेसा को कार चलानी नहीं आती है। फिर सीन ये बोलकर दूसरी तरफ आता है, जहाँ पर ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। उसके बाद वहाँ पर बॉबी अचानक से आ जाता है, जहाँ पर ये दोनों डर जाते हैं। उसके बाद फिर सीन उसी हॉल की तरफ आ जाता है जहाँ इन लोगों ने मिलकर मूवी को देखा था, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारा खून पड़ा हुआ था और कोई उसको उस खून को साफ कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किसी ने उस प्रोजेक्टर ऑपरेटर को मार दिया है बुरी तरीके से और एम्बुलेंस में उसको ले जाया जाता है, जहाँ पर पुलिस वाले होते हैं और वो ये सारे मिलकर आपस में बातचीत करते हैं कि इस कत्ल को किस तरीके से अंजाम दिया गया होगा। बातचीत से पता चलता है कि यहाँ पर कुछ लोग मिलकर फिल्म देख रहे थे। फिर सीन बदलकर इनके द्वारा शूटिंग की तरफ आ जाता है। फिर सीन बदलकर इन दोनों पर आता है, जहाँ ये दोनों आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं और तभी वहाँ पर बॉबी आ जाता है जो कि सीधा गर्दन को उड़ा देता है। उसके बाद ये अपनी जान बचाती है और स्ट्रेंजर से पूछती है कि तुम बॉबी तो नहीं हो, फिर तुम हो कौन। वो इतना बोलकर दरवाजे को खोलने के लिए उसकी तरफ भागती है और ये किलर उसकी तरफ चाकू फेंक के मारता है, जिससे कि चाकू और वो इसके आर पार हो जाते हैं और वो मरने के बाद उसी गेट पर लटक कर मर जाती है। फिर सीन बदलकर शूटिंग की तरफ वापस फोकस करता है। फिर ये लोग आपस में सारा कुछ करने के बाद अपनी शूटिंग का पैकअप करते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर इनके कुछ फोटो खींचने के लिए बोलती है और वेनेसा गुस्से में मना कर देती है। फिर सीन घर के बाहर फोकस करता है, जहाँ पर कोई हम अनजान आदमी को देखते हैं। फिर ये सारे वापस जाने की बात करते हैं और इनके 3 आदमी गायब है, जिनमें से एक की तबीयत खराब है और दूसरा कामचोर है। फिर ये सारे डायरेक्टर से पूछते हैं कि बॉबी कहाँ पे है। इसके बाद वह भी अचानक से पीछे आकर खड़ा हो जाता है और इस एक्टिंग के बारे में काफ़ी उल्टा सीधा बोलता है। फिर वह पूछती है कि तुम पूरी रात कहाँ थे। उसके बाद सीन बस के अंदर फोकस करता है, जहाँ ये लोग एक्टिंग को लेकर काफ़ी कुछ बातचीत करते हैं। उसके बाद फिर सीन मोटल की तरफ फोकस करता है, जहाँ डायरेक्टर को हम देखते हैं, जहाँ पर वो अपने कपड़े बदलकर शावर लेने जा रही होती है, जहाँ पर कोई अनजान आदमी उस कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है और उसकी विंडो की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं, इनकी टीम का एक मेंबर होता है। फिर सीन बदलकर वेनेसा और इन पर आता है, जहाँ पर वो ये बोलती है कि उसे आज भी
डरावने सपने आते हैं। उसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने लग और उसके बाद बात करते हैं कि ये डायरेक्टर इसी मूवी को क्यों बनाना चाहती है, इसके अलावा तुम कोई और मूवी भी तो बना सकती थी। उसके बाद सीन बदलकर मॉर्निंग पर फोकस करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वही पुलिस वाले प्रोड्यूसर से कुछ पूछताछ कर रहे होते हैं क्योंकि ये लोग थिएटर में मूवी देखी थी। उसके बाद ये बोलते हैं कि पहले डायरेक्टर की मौत भी किसी नौजवान ने जोश में आकर कर दी थी, कोई कर्स वर्स वहाँ पर नहीं लगा हुआ है। उसके बाद ये लोग अपनी पूछताछ और करते हैं, लेकिन डायरेक्टर को कुछ ज्यादा पता होता नहीं है, तो डिटेक्टिव्स इसको अपना कॉन्टेक्ट कार्ड देकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन फिर से प्रोड्यूसर की तरफ आता है, जहाँ पर ये लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। उसके बाद ये लोग इनके संग ही गायब हुए, मतलब जो लोग गायब हो चुके हैं उनके बारे में सोचते हैं कि हो सकता है कि इनको किसी ने मार दिया हो। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को समझाती है। फिर यहाँ पर सीन बदलकर हम इन लोगों को देखते हैं जो कि आपस में घर में वापस आ चुकी हैं। उसके बाद प्रोड्यूसर आकर ऊपर इनके बारे में पूछती कि जो कपड़े चोरी हो चुके थे वो वापस मिले कि नहीं, क्योंकि इनके पास पहले विलन के सारे 2 जोड़ी कपड़े थे लेकिन अब कोई भी नहीं है। उसके बाद फिर सीन घर में इन दोनों पर फोकस करते हैं, जहाँ पर ये कमरे की लाइट को लेकर बातचीत करने लगते हैं। उसके बाद ये बस को लेकर जाने की कहता है, जहाँ से ये जनरेटर लेकर आ सकता है। उसके बाद ये बस में बैठते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके पीछे वही कातिल बैठा हुआ है। फिर ये बोलते हैं कि इनको शहर जाना है तो बॉबी इस बस से उतर जाए। फिर वो इसको बॉबी समझकर इसको काफी खड़ी खोटी सुनाने लगते हैं से उतर जाए। ये सोचकर उसके पास जाते हैं और उसको बोलने लगते हैं कि दोस्त तू अभी अनाड़ी हो चुका है। तभी वह आदमी उसकी गर्दन उड़ा देता है। फिर सीन बदलकर शूटिंग की तरफ आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग किसी शूट की प्रैक्टिस कर रहे हैं और तभी वहाँ पर वो बॉबी वापस आ जाता है। ये लोग शूट की प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी ये बंदा इनके ऊपर कमेंट करता है और इन लोगों की लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर वह पुलिस को कॉल करती है लेकिन इनको कॉल नहीं मिलता है। फिर वो देखते हैं कि उनके फोन के ऊपर खून गिर रहा है। जब वो चेक करती है तो देखती है कि वो डायरेक्ट उस पेड़ के ऊपर की एक लाश से इसके ऊपर खून गिर रहा है, जो और किसी की नहीं, इनके टीममेट की थी जो लास्ट नाइट गायब हो चुकी थी। उसके बाद वही बंदा इनके ऊपर हमला कर देता है और वो इससे जैसे तैसे काउंटर करके वहां से भागती है और भागकर उसी पुराने कॉटेज की तरफ आ जाती है, जहाँ पर कई सालों पहले वाले डायरेक्टर की हत्या की गई थी। फिर वो डरते हुए उसको एक्सप्लोर करती है और विंडो की तरफ देखती है, जहाँ पर वो किलर ढूंढ रहा होता है। फिर प्रोड्यूसर पीछे देखती है तो अचानक से वहाँ पर किलर आ जाता है, जो प्रोड्यूसर पर हमला कर देता है। फिर प्रोड्यूसर वहाँ से आरी का पत्ता निकाल लेती है, जिससे कि वह अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह किलर उसे झटके से हटा देता है और उसके पेट पे स्टेप कर देता है। उसके बाद उसको उठाकर लकड़ी काटने वाले औजार के सामने रख देता है और उसको चला देता है, जिससे कि वहीं पर हमारी नई प्रोड्यूसर के चिथड़े उड़ जाते हैं। फिर से सीन यहाँ पर बदलकर इनकी शूटिंग पर फोकस किया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर सबको चेक करने के लिए बाहर आती है कि इनके टीम मेंबर्स ऐसे कहाँ चले जा रहे हैं। उसके बाद वो बस के पास आती है, जहाँ पर हम देखते हैं पीछे से कोई आदमी आ चुका है और वो इससे पूछता है कि वो इसी पिक्चर को पूरा क्यों करना चाहती है, जहाँ पर वो बताती है कि ये पिक्चर उसकी माँ ने पूरी करी थी। और गाइस यहाँ पे हमें काफ़ी शॉकिंग बात पता चलती है कि जो शुरू में सबसे पहले डायरेक्टर मरी थी वो और कोई नहीं, वो रफ़ी की माँ थी। फिर ये दोनों इनकी माँ के बारे में काफ़ी बातचीत करते हैं, जैसे कि वो काफ़ी होनहार थी और भी काफ़ी कुछ कमेंट्स करते हैं। उसके बाद डायरेक्टर की नज़र बस के टायर की तरफ पड़ती है, जहाँ पर किसी ने उसको चाकू की मदद से काट दिया होता है। और फिर वो आदमी अपनी कार को भी चेक करता है तो उसकी कार के भी टायर कटे हुए होते हैं। फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हेस्ट के बारे में पूछती है और वहाँ से जल्दी से चली जाती है। फिर हम उस किलर को देखते हैं जो कि इस पिक्चर के किलर के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद बॉबी इसको अपना टीम मेंबर समझता है और उसके पास जाकर अपना हथियार शो ऑफ करता है। फिर वो भी अपना हथियार निकालता है। फिर दोनों लड़ाई करने की बातचीत कर ही रहे होते हैं, जब तक तो वो किलर उसके बॉबी के अंदर ही घुसाकर उसको मार के उसकी जगह पर बैठ जाता है। फिर डायरेक्टर हथियार के बारे में बताती है कि उसको स्पेशली इस शॉट के लिए बनाया गया है। फिर ये दोनों आपस में बातचीत करती है ताकि अपने शूट को आगे की तरफ बढ़ा सके, जहाँ ये किलर अपने नकली हथियार को रख के असली हथियार को उठा लेता है। फिर सीन एक गाड़ी की तरफ बढ़ता है। उसके बाद फिर से सीन शूटिंग पर आता है, जहाँ पर ये लोग इस शॉट को लेते हैं। जहाँ पर ये इस शॉट को शुरू करने वाले होते हैं तभी कोई गाड़ी से बाहर आकर हॉर्न बजाने लगता है। फिर पता करने पे पता चलता है कि वो पुराने प्रोड्यूसर सर की वाइफ है। फिर सीन दोबारा से शूटिंग की तरफ आता है, जहाँ वो इस शॉट का रिकॉर्ड करने वाले होते हैं। यहाँ पर शॉट के दौरान उनकी आंख में कुछ चला जाता है, जहाँ पर प्रोड्यूसर की वाइफ बताती है कि वो किलर
कोई एक प्रेत आत्मा है जो कि गलत काम कर रहा है। फिर ये किलर दोबारा से शूटिंग के दौरान इनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि ये सारे मेंबर्स फटाफट से सारा सामान छोड़कर घर के बाहर आते हैं सिवाय इस कैमरामैन के, और वो शॉट को लेने लगता है और वह उसकी आंख के अंदर ही सरिया को घुसा देता है। फिर ये लोग फिर से घर के अंदर आ जाते हैं। फिर ये कार की तरफ जाते हैं दोनों के दोनों, जो कि काफी ज्यादा डर जाते हैं, जहाँ पर ये शख्स इससे काफी रोमांटिक बातें करने लगता है और ये इसको ठरकी को लताड़ लगा देती है बुरी तरीके से। फिर रफी और वैनेशा घर के अंदर इन दोनों पे फोकस करता है, जहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि वो इस किलर को कैसे मारे और ये कहाँ गायब हो गया। उसके बाद फिर से वो आवाज आती है कुछ अजीब सी। फिर वह किलर कार के पास जाता है और वहाँ पर इन लोगों को डराता है। फिर वो कुछ पेट्रोल को एक तरीके में भरने लगता है। फिर वो तरीफ को लेकर आता है और इनके कार के ऊपर डालने लगता है, जहाँ पर वो इनको जलाने की सोचता है। फिर मेकअप आर्टिस्ट थोड़ा सा चालाक बनने की कोशिश करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, किलर उसके ऊपर कूद जाता है और पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देता है। देखते ही देखते ये किलर इसको बुरी तरीके से जला देता है और ये बॉली बस कार के अंदर से ये सब देखता ही रह जाता है। फिर किलर उसकी कार में भी आग लगा देता है और बड़ी बेरहमी से चिल्लाता है और फिर कार में ब्लास्ट हो जाता है। फिर ये किलर वहीं पर खड़े होकर ये सारा सीन का मजा उठाकर वहां से चला जाता है। फिर सीन इन दोनों के ऊपर घर के अंदर फोकस करता है, जहां ये अपना हथियार बना रहे होते हैं। फिर घर के ऊपर की तरफ जाते हैं, जहां पर ये दोनों कमरे में आ जाते हैं, जहां इनको प्रोफेसर और ये प्रोड्यूसर की वाइफ जो कि पहले से ही मर चुकी थी। फिर ये तीनों मिलकर आपस में बातचीत करते हैं, जहां ये प्रोफेसर रेवल करता है कि इस फिल्म को जलाने से ये शायद मर जाए, क्योंकि ये एक प्रेत आत्मा है, तो ये यानी जो डिजिटली बना। उसके बाद ये तीनों इस फिल्म को जलाने के लिए बाहर निकल रहे होते हैं, जहाँ पर ये सीढ़ी से गिर जाते हैं, जिस वजह से इन सब की फिल्म अलग अलग होकर गिर जाती है। फिर किलर प्रोफेसर के गर्दन के आर पार सरिया कर देता है और फिर वह लोगों पर हमला करता है। फिर वैनेसा इसको अपने ऊपर अट्रैक्ट करती है और इसको अपने ऊपर बुलाती है। फिर हम देखते हैं कि उसके घर के बाहर कोई कार से आया है और वो कोई और नहीं, यही डिटेक्टिव्स होते हैं। इसके बाद डायरेक्टर इन सारी फिल्म को आग में जलाने की कोशिश कर रही होती है। फिर सीन बदलकर वेनेसा की तरफ आता है, जहां पर वह इस दरिंदे से छुप रही होती है। फिर वो गेट के पास आकर वेनेसा को अपना हथियार दिखाने लगता है। फिर वह किलर इस पर हमला कर देता है। यहाँ पर डायरेक्टर फिल्म को आधी जला देती है, जहाँ पर किलर भी जलने लगता है। फिर डिटेक्टिव्स इन सबको इसे जलाने से रोकते हैं। फिर किलर बड़ी बेरहमी से जलते हुए बाहर सीढ़ी के ऊपर आ जाता है, जहां पर डिटेक्टिव उसको रोक देता है। फिर वह किलर डिटेक्टिव के ऊपर हमला कर देता है। डिटेक्टिव उसको उसका हथियार हटाने को बोलता है, जहां पर बोलता है कि वो अपने परिवार के साथ यहाँ घूमना आया था, और डिटेक्टिव के चाकू को फेंकने बोलता है। फिर किलर कहता है कि ये चाकू नहीं बल्कि एक घास को काटने वाला हथियार है। फिर डिटेक्टिव उसके ऊपर फायर करता है कई बुलेट्स। फिर भी वह देखता है कि ये किलर अभी भी सीधा और जिंदा खड़ा हुआ था, जहां किलर डिटेक्टिव की गर्दन को उड़ा देता है। और देखते ही देखते लेडी डिटेक्टिव घर के अंदर आ जाती है। फिर वह अकेला उस लेडी डिटेक्टिव के ऊपर हमला कर देता है और वो उसके कान में बोलता है कि तुम मुझसे डरती हो। फिर सीन बदलकर हमारी डायरेक्टर की तरफ आता है, जो कार से निकलकर अब बाहर आ चुकी थी। फिर सीन लेडी पुलिस के पास आता है, जहां वो उस घर से बाहर भाग रही होती है, और तभी वह किलर उसके ऊपर चाकू फेंक देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। फिर सीन बदलकर डिटेक्टिव के ऊपर आता है, जहाँ पर वो बचे हुए रील को भी जलाने की कोशिश कर रही होती है। फिर सीन बदलकर वेनेसा के ऊपर आ जाता है एक बार। फिर वह वेनेसा पर हमला कर देता है। उसके बाद वेनेसा फिर विंडो के बाहर फिर वह बाहर आकर चेक करता है और घर के बाहर खड़ी कार के वहां से उस पेट्रोल के ड्रम को उठा लेता है और उसमें वेनेसा के ऊपर डालने लगता है। तभी डायरेक्टर उसकी टेप को जला देती है आधी, और जिस वजह से किलर भी आधा जलने लगता है। और यहाँ पर किलर जलते जलते भी वेनेसा के ऊपर सारा पेट्रोल डालने की कोशिश करता है। फिर वह माचिस से वहाँ पर आग लगा देता है और डायरेक्टर ऑलमोस्ट पूरा ही टेप को जला देती है। फिर वह अकेला डायरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। फिर तभी प्रोफेसर यहाँ पर आ जाता है, जिसकी गर्दन के अभी भी सरिया था। फिर वो सरिये को बड़े आराम से निकालता है, जो कि ये सीन काफ़ी क्रीपी था उस टाइम के हिसाब से। उसके बाद वो डायरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है किलर मारने के लिए। उसके बाद प्रोफेसर जल्दी से आकर बची हुई कुछ टेपों को आग के अंदर डाल देता है और प्रोफेसर के पास ये किलर वहीं मारा जाता है। उसके बाद सीन बदलकर मॉर्निंग की तरफ आता है, जहाँ पर पता चलता है कि हमें वेनेसा पहले से अब काफ़ी अच्छी है, जो लास्ट टाइम उस पर किलिंग अटेम्प्ट हुआ था। उसके बाद पूरे न्यूज़ में बस यही चर्चा हो रही थी कि इनके ऊपर हमला हुआ, उसके बाद भी ये बच गई।
फिर वहाँ हमें पता चलता है कि जो प्रोफेसर था वो भी गर्दन के आर पार सरिया होने के बावजूद बच गया है। उसके बाद हम वेनेसा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में ये तीनों मिलकर आपस में बातचीत कर रही होती हैं। उसके बाद फिर सीन बदलकर ऑडिटोरियम में आ जाता है जहाँ पर वो इस फिल्म के आखिरी प्रिंट को जो कि बच गया था उसे चला देती है और उनके बारे में काफी तारीफ करने लगती है कि ये मूवी कर्ज वगैरह है और वो लोग इस मूवी को देखेंगे। और जैसे ही प्रोजेक्टर ऑपरेटर इस पिक्चर को चलाता है वो किलर एक बार फिर से जिंदा हो जाता है और यहाँ पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। सो गाइस, वैसे तो बात करूं मैं तो इस मूवी को मैं जानता हूं काफ़ी अच्छी रेटिंग्स नहीं मिली है और उसका रीज़न ये कि काफ़ी पुराने टाइम की है। लेकिन मैंने इस पिक्चर को आपको इसीलिए बताया कि जब मैं काफ़ी छोटा था तो मैंने ये मूवी डिज्नी पे देखी थी और मैं इस पिक्चर का फ़ैन हुआ करता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि आज तक मैंने इस मूवी को पूरा नहीं देखा था, जो कि मेरी नज़र फिर इस मूवी पर दोबारा पड़ी और मैंने इस मूवी को देखा, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करी और सोचा आप लोगों को भी कुछ बता ही देता हूँ कि पुराने टाइम की कल्ट क्लासिक्स कैसी होती थी। तो गाइस, वैसे तो ये कल्ट क्लासिक नहीं है क्योंकि कल्ट क्लासिक्स मूवी अलग होती है, मैं उनको भी जल्दी अपने चैनल पर एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन जब मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। सो गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ दिन प्रतिदिन की अपनी वॉइस को ढाल सकूँ उस तरीके से ताकि आप लोग इन्जॉय कर सको, लेकिन फिर भी हमेशा कमी हुई ही जाती है। बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड ऑलवेज बी सेफ, बी केयरफुल।